नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदर सिरी बेगावन में ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ वार्ता की। कहा, भारत और ब्रुनेई के बीच साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री अपनी यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंचे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूक्रेन में मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित कई अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दिया। मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सतीश कुमार, करुणाकरण तथा शंकर सुब्रमण्यन पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंचे और पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीट आज शॉटपुट, निशानेबाजी, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग में भाग लेंगे। दोपहर समाचार के साथ मैं निखिल कुमार। भारत और ब्रुनेई ने उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लिए टेलीमेट्री, ट्रैकिंग और टेलीकमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग पर आज एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। दोनों देशों ने परस्पर हितों के सभी क्षेत्रों में संबंधों को मजबूत बनाने तथा द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ साझेदारी में बदलने का भी निर्णय लिया। बंदर सिरी बेगावन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद ये निर्णय लिए गए। दोनों नेताओं ने रक्षा, व्यापार और निवेश, ऊर्जा, अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी, स्वास्थ्य तथा फार्मास्यूटिकल्स, क्षमता निर्माण, संस्कृति और लोगों के बीच परस्पर संपर्क जैसे सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की। उन्होंने परस्पर हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी विचारों का आदान प्रदान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रुनेई भारत की एक्ट ईस्ट नीति और हिंद प्रशांत दृष्टिकोण में एक महत्वपूर्ण भागीदार है, जो दोनों देशों के उज्जवल भविष्य की गारंटी है। उन्होंने कहा कि यह भी एक सुखद संयोग है कि इस वर्ष भारत ब्रुनेई द्विपक्षीय साझेदारी की 40वीं वर्षगांठ मना रहे हैं। सबसे पहले मैं आपको और ब्रुनेई के लोगों को आजादी की 40वीं वर्षगांठ पर 140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से हार्दिक बधाई देता हूं। हमारे सदियों पुराने सांस्कृतिक संबंध है। हमारी मित्रता का आधार हमारी यह महान सांस्कृतिक परंपरा है। आपके नेतृत्व में हमारे संबंध दिनों दिन प्रगाढ़ होते रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि ब्रुनेई के सुल्तान के नेतृत्व में दोनों देशों के रिश्ते दिन प्रतिदिन मजबूत हो रहे हैं। बाद में ब्रुनेई के सुल्तान द्वारा श्री मोदी के सम्मान में दिए गए भोज में प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत और ब्रुनेई ने अपनी साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने का निर्णय लिया है तथा सुल्तान ने सभी पहलुओं पर समग्र चर्चा की। उन्होंने कहा कि दोनों पक्ष आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। भारत और ब्रुनेई के बीच गहरे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध है। इस साल हम अपने राजनीतिक संबंधों की 40वीं सालगिरह मना रहे हैं। इस अवसर पर हमने निर्णय लिया है कि अपने संबंधों को एनहांस पार्टनरशिप का दर्जा देंगे। हमारी साझेदारी को स्ट्रेटेजिक दिशा देने के लिए हमने सभी पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। हम आर्थिक, वैज्ञानिक और रणनीतिक क्षेत्रों में अपने सहयोग को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। प्रधानमंत्री ने कहा कि रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए भारत और ब्रुनेई ने रक्षा उद्योग प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के क्षेत्र में संभावनाओं के बारे में सकारात्मक विचार रखे। दोनों देशों ने बंदर सिरी बेगावन और चेन्नई के बीच सीधी उड़ान शुरू करने का भी निर्णय लिया। श्री मोदी ने इस बात पर प्रसन्नता व्यक्त की कि भारतीय समुदाय ब्रुनेई की अर्थव्यवस्था और समाज में सकारात्मक योगदान दे रहा है। उन्होंने कहा कि भारतीय दूतावास के उद्घाटन से भारतीय समुदाय को एक स्थायी सुविधा मिल गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ने हमेशा आसियान क्षेत्र में शांति को प्राथमिकता दी है और ये उसकी प्राथमिकता बनी रहेगी। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन जैसे अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के तहत नौवहन और उड़ान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन में ब्रुनेई का महत्वपूर्ण साझेदार रहा। भारत हमेशा आसियान सेंट्रलिटी को प्राथमिकता देता आया है और आगे भी देता रहेगा। हम सहमत हैं इस क्षेत्र में कोड ऑफ कंडक्ट पर सहमति बने। हम विस्तारवाद नहीं, विकासवाद की नीति का समर्थन करते हैं।
ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद प्रधानमंत्री मोदी दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंच गए हैं। वे सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग के निमंत्रण पर वहां गए हैं। दोनों नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा करेंगे और आपसी हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। भारत का सिंगापुर के साथ मजबूत रक्षा सहयोग है और हाल ही में दोनों देशों के बीच व्यापार तथा निवेश में लगातार वृद्धि हुई है। सिंगापुर आसियान में भारत का सबसे बड़ा व्यापार भागीदार और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का एक प्रमुख स्रोत है। इस बीच सिंगापुर के एक प्रमुख समूह ने भारत में अगले 4 वर्षों में करीब 90,280 करोड़ रुपए का निवेश करने की घोषणा की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आज सिंगापुर पहुंचने से पहले ये घोषणा की गई। भारत में सिंगापुर के उच्चायुक्त साइमन वोंग ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि एशिया के सबसे बड़े रियल एस्टेट समूहों में से एक कैपिटल लैंड ऑफ सिंगापुर ने भारत में अपने निवेश को दोगुना करने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि प्रसन्नता की बात है कि सिंगापुर की कंपनियां भारत में निवेश बढ़ा रही हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उदगीर लातूर जिले में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन और लोकार्पण किया। उन्होंने विहार के अंदर गौतम बुद्ध की एक प्रतिमा भी स्थापित की और बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। ये बुद्ध विहार कर्नाटक के कलबुर्गी में स्थित बुद्ध विहार की प्रतिकृति है। 15 हेक्टेयर तक फैले इस बुद्ध विहार में एक ध्यान केंद्र भी है जिसमें 1200 अनुयायी रह सकते हैं। बिहार के सांची स्तूप से प्रेरित होकर इसके मुख्य प्रवेश द्वार का निर्माण किया गया है। राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय राजधानी में किसी भी प्राधिकरण, बोर्ड, आयोग और वैधानिक निकाय के गठन तथा सदस्यों की नियुक्ति के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को अधिकार दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अधिसूचना संविधान के अनुच्छेद 239 के अनुसरण में जारी की गई है। गृहमंत्री अमित शाह की मौजूदगी में आज नई दिल्ली में केंद्र और त्रिपुरा सरकार तथा नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के प्रतिनिधियों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस बैठक में त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साहा और गृह मंत्रालय तथा त्रिपुरा सरकार के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित पूर्वोत्तर के दृष्टिकोण को साकार करने और उसे उग्रवाद, हिंसा तथा संघर्ष से मुक्त करने के लिए गृह मंत्रालय अथक प्रयास कर रहा है। पूर्वोत्तर में शांति और समृद्धि के लिए मोदी सरकार अब तक 12 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर कर चुकी है। इनमें से 3 समझौते त्रिपुरा से संबंधित हैं। उत्तर पूर्व क्षेत्र को उग्रवाद, हिंसा और संघर्ष से मुक्त बनाने के लिए वर्तमान सरकार द्वारा कई समझौतों पर हस्ताक्षर किए जाने के बाद लगभग 10,000 लोग हथियार छोड़कर मुख्य धारा में शामिल हो गए हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा के नवनिर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें महाराष्ट्र से भाजपा के धैर्यशील मोहन पाटिल, हरियाणा से किरण चौधरी, असम से रामेश्वर तेली और मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। तेलंगाना का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज शपथ ली। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि भारत की सबसे बड़ी ताकत इसके युवा हैं। नई दिल्ली में संस्थागत विकास योजना पर एक कार्यशाला को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। श्री प्रधान ने कहा कि भारतीय उच्च शिक्षा संस्थानों को एक मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता है, जहां केवल डिग्री बांटने के बजाय योग्यता को प्राथमिकता दी जाती है। केंद्रीय भारी उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने कहा है कि सरकार देश को इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए वैश्विक केंद्र बनाने की दिशा में काम कर रही है। श्री कुमारस्वामी ने आज नई दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सरकार का ध्यान देश में इलेक्ट्रिक वाहनों को तेजी से अपनाना और वर्ष 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन के लक्ष्य को हासिल करना है। ग्रीन हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का दूसरा संस्करण नई दिल्ली में 11 से 13 सितंबर तक आयोजित किया जाएगा। नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद जोशी ने आज इसकी घोषणा की। उन्होंने कहा कि इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य हरित हाइड्रोजन परिदृश्य के बारे में वैश्विक वैज्ञानिक समुदायों और उद्योगों के साथ संबंधों को बढ़ावा देना है। झारखंड के रांची में नागरिक सैन्य बंधन को सशक्त करने और युवाओं को प्रेरित करने के लिए शुक्रवार से सशक्त सेना समृद्ध भारत प्रदर्शनी शुरू हो रही है। रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ इस प्रदर्शनी में भाग लेंगे। इस 3 दिवसीय कार्यक्रम का उद्देश्य नागरिक समाज और सशस्त्र बलों के बीच संबंधों को मजबूत करना तथा युवाओं को राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरित करना है।
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने राज्य के मंत्रियों और बाढ़ग्रस्त जिलों के जिला कलेक्टरों के साथ बाढ़ राहत अभियान की समीक्षा की। श्री नायडू ने कहा कि राज्य सरकार क्षतिग्रस्त मकानों के पुनर्निर्माण में सहायता करेगी और बीमा दावों के शीघ्र निपटान के लिए बीमा एजेंसियों के साथ समन्वय करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पुनर्वास उपायों के लिए वित्तीय सहायता के लिए केंद्र सरकार को एक विस्तृत रिपोर्ट सौंपेगी। नागालैंड में राष्ट्रीय राजमार्ग 29 पर भूस्खलन में 6 लोगों की मौत हो गई और राजधानी कोहिमा राज्य के वाणिज्यिक केंद्र दीमापुर से कट गई। भारी बारिश के कारण राजमार्ग का एक हिस्सा भी पूरी तरह बह गया। आकाशवाणी समाचार कोहिमा से बात करते हुए चुमो कैदिमा के उपायुक्त पॉलन जॉन ने कहा कि लापता लोगों की तलाश और बचाव अभियान जारी है। इस बीच मौसम विभाग ने आज गुजरात में मूसलाधार बारिश की संभावना व्यक्त की है। विभाग ने अगले 7 दिन के दौरान कोंकण, गोवा, गुजरात, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और पूर्वी राजस्थान में भी तेज बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। यूक्रेन में मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित 6 अधिकारियों ने सरकार के फेरबदल होने से पहले अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मीडिया के अनुसार कल सामरिक उद्योग मंत्री अलेक्जेंडर कमिशन, न्याय मंत्री डेनिस मालियोस्का, पर्यावरण संरक्षण मंत्री रुस्लान स्टाइलेट्स, उप प्रधानमंत्री ओल्हा स्टेपनिश्याना और इरिना वेरेश्चुक और यूक्रेन के सेट प्रॉपर्टी फंड के प्रमुख विताली कोवल ने इस्तीफा दे दिया है। राष्ट्रपति के सबसे वरिष्ठ सहयोगियों में से एक रोस्टिस्लाव शुरमा को भी आदेशानुसार निलंबित कर दिया गया है। अमेरिका के टेक्सास में 5 वाहनों के बीच हुई दुर्घटना में एक महिला सहित 4 भारतीयों की मृत्यु हो गई है। मृतक एक कारपूलिंग ऐप के माध्यम से जुड़े थे और मजदूर दिवस सप्ताहांत के दौरान आर्कांसस से बेंटलविले की यात्रा कर रहे थे। भारत के सतीश कुमार करुणाकरण और शंकर सुब्रमण्यन ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। करुणाकरण ने थाईलैंड के कांटाफोन वांगचारोएन को 24-22, 23-21 से हराया। वहीं सुब्रमण्यन ने फिनलैंड के जोकिम ऑल्डोर्फ को 21-12, 19-21, 21-11 से पराजित किया। पेरिस पैरालंपिक में भारतीय एथलीट आज निशानेबाजी, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग में भाग लेंगे। एक रिपोर्ट। पैरालंपिक खेलों के 7वें दिन आज भारतीय दर्शकों की नजरें तीरंदाज हरविंदर सिंह सहित कई ट्रैक और फील्ड एथलीट्स के ऊपर रहेंगी। साइकिलिंग में अरशद शेख और ज्योति गडेरिया अपनी अपनी चुनौती रखेंगे। पावर लिफ्टिंग में परमजीत कुमार की नजर पुरुषों के 49 किलोग्राम फाइनल में पोडियम फिनिश पर रहेगी। निशानेबाजी में निहाल सिंह, रुद्रांश खंडेलवाल 50 मीटर पिस्टल स्पर्धा में निशाने लगाएंगे। तीरंदाजी में हरविंदर सिंह पुरुषों की व्यक्तिगत रिकर्व ओपन राउंड 32 में ताइपे के त्सेंग लुंग हुई से भिड़ेंगे। मुकेश कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। शॉटपुट स्पर्धा के फाइनल मुकाबले में सचिन खिलाड़ी, मोहम्मद यासर और रोहित कुमार पदक की दौड़ से बाहर हो गए हैं क्योंकि वे सभी पुरुषों की F46 पदक स्पर्धा में 15 मीटर की सीमा तक थ्रो नहीं कर पाए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पेरिस पैरालंपिक्स खेलों में पदक जीतने के लिए भारतीय खिलाड़ियों शरद कुमार, मरियप्पन थंगावेलु, अजीत सिंह तथा सुंदर सिंह गुर्जर को बधाई दी है। भारतीय पैरा बैडमिंटन टीम पेरिस पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद आज स्वदेश लौट आई। नई दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उनका स्वागत किया गया। इन खेलों में कुमार नितेश ने स्वर्ण पदक, तुलसीमथी मुरुगेसन और सुहास यथिराज ने रजत पदक जीता। वहीं मनीषा रामदास तथा नित्या श्री सिवन ने कांस्य पदक जीतकर देश को गौरवान्वित किया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बंदर सेरी बेगावन में ब्रुनेई के सुल्तान हाजी हसनल बोल्किया के साथ वार्ता की। प्रधानमंत्री ने कहा, भारत और ब्रुनेई के बीच साझेदारी को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी यात्रा के दूसरे चरण में सिंगापुर पहुंच गए हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र के लातूर में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया। यूक्रेन में मंत्रिमंडल के सदस्यों सहित कई अधिकारियों ने अपने पदों से इस्तीफा दे दिया है। मंत्रिमंडल में फेरबदल की संभावना। ताइपे ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में सतीश कुमार, करुणाकरण और शंकर सुब्रमण्यन पुरुष सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए हैं। और पेरिस पैरालंपिक खेलों में भारतीय एथलीट आज निशानेबाजी, तीरंदाजी और पावर लिफ्टिंग में भाग लेंगे।
इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।